फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स किसका है? टाइम का फंक्शन है। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे बी मिल जाएगा, इनिशियल टाइम पे यू और फाइनल टाइम पे, और अगेन एफ टी देख दिया हुआ, तो फंक्शन टी का बना लेंगे, फिर से वही इंटीग्रेट करेंगे। और क्या है तो एफ इंटू एक्स वर्क डन इक्वल टू चेंज इन, और के एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमारा? फोर्स दे देता है। उसके अलावा क्या बताया गया था? दो फार्मूले आ गए थे हमारे पास। कौन सा फार्मूला था ये? तो हाँ, पावर 2 में इंक्रीज दिया हुआ, पावर 1 में निकालना है। तो 2 टाइम्स बॉक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स बाई 100। 100% काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में 100% चेंज हुआ। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करने के लिए तो प्लस, और डिक्रीज करने के लिए ये कौन सा फार्मूला है? पावर 2 कैलकुलेटर। पावर 125% काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी 125% बढ़ा दिया। मोमेंटम 125 150 आ जाएगा। 150 माइनस 100 तो डेट विल बी 50 आ जाएगा। 100% बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी 100% से बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी 100% से बढ़ा दिया तो क्या कर लेंगे आप? तो यहाँ 200 हो जाएगा। 200 का रूट कितना निकाल लोगे? 10 रूट 2 10 रूट 2 इंटू 100 10 10 रूट 2 इंटू 10 100 रूट 2 100 इंटू रूट 2 मतलब 100 इंटू 1.414 मतलब 141.4 माइनस 100 तो 41.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41.4। एक बार सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, जिनको चाहिए तो कि परसेंटेज वाला ये बताया, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया हुआ था? बोला था ये साइड से ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कितना तो मोमेंटम से आता है। ऑब्जेक्ट को ये साइड से गिराया, कितना मोमेंटम से आया? ये साइड से ऑब्जेक्ट को गिराते कितना मोमेंटम से आएगा? m इंटू रूट 2 जी एच। मोमेंटम की वैल्यू इतनी होगी। h इक्वल टू कितना लिख दोगे? h इक्वल टू नीट 2012 का प्रीवियस ईयर में जाके चेक कर लो, उसमें ये लिखा हुआ कि अगर हाइट को कितना परसेंट से बढ़ा दिया, हाइट को 100% से बढ़ा दिया तो इंक्रीज इन मोमेंटम निकालें। हाइट को कितने परसेंट से बढ़ा दिया तो क्या निकालें आप? तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है, जाके देख लो जिनको चाहिए। हाइट कितना परसेंट से बढ़ा दिया? 100% से, तो मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा? तो 41.4% आ जाएगा। कैसे आएगा तो समझा दिएगा तुम्हें। नीट 2012 में 2 एग्जाम होते थे, पीटी एंड मेंस। जो मेंस वाले एग्जाम में हुआ जिसमें 30 क्वेश्चन आते थे, वो वाला एग्जाम में जाके देख लोगे, एक क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, ओके। ये चीज पोर्शन टू क्या हो गया हमारा? पी स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लोगे तुम। बाकी एक फार्मूला ये भी बताया गया था, क्या इसका क्या थ्योरी थी? मास m लेंथ एल का चेन है। हाँ जी, मास m लेंथ एल का चेन है। L/N पार्ट लटक रहा है, तो जो लटक रहा है उस वाला पार्ट को वापस जहाँ कहाँ पे लाने के लिए, तो वापस टेबल पे पुल करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? ये काम कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना था। ये क्या था? cos थीटा इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gl बाई 3gl। बोला कि सेमी सर्कल या हेमी स्फेयर या फुल स्फेयर के टॉप से अगर u स्पीड देंगे तो कितनी एंगल पे जाके क्या करता है? तो छोड़ देता है, कॉन्टैक्ट तो ब्रेकआउट हो जाता है। तो डाटा एंगल इज cos थीटा की वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2gl बाई, और स्पेशल केस में अगर u 0 है तो cos थीटा की वैल्यू 2/3। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स है 2/3। और नीचे से ये कौन सा केस था? u स्क्वायर माइनस, जब नीचे से वो रूट जी आर, नीचे से हाँ रूट 2gr से ज़्यादा स्पीड देंगे, रूट 2gl से ज़्यादा और रूट 5gl से कम, तो कहीं बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाकर कहीं बीच में सेलेक्ट करता है। तो कितने एंगल पे सेलेक्ट करेगा? टॉप वर्टिकल से थीटा एंगल पे सेलेक्ट कर रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gl बाई 3gl। तो ये डायरेक्ट u दिया हो तो थीटा निकल जाएगा, ये थीटा दिया हो तो u निकल जाएगा। तो ये प्रोसीड्यूर कर रखा था। आगे हम लोग मूव करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम देख रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत से एक ना न्यूटन लॉ में भी क्वेश्चन मिला था, यहाँ भी मिलता है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितना हो जाएगा हमारा?
एफ डॉट डी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर और एम बी स्क्वायर बाई 2। समझ नहीं आया कुछ? मान ले फोर्स एफ काम कर रहा तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा था, एफ डी इक्वल टू कितना, एम बी स्क्वायर बाई 2। क्लियर बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ना कि हमारे आंसर से 5 क्वेश्चन किताबों में बने हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन बना हुआ क्या कि फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, मास दिया हुआ, तो कितनी स्पीड अचीव कर लेगा। समझ आई बात नहीं आई? एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसे क्वेश्चंस हैं कि फोर्स एफ है, डी है और मास एम है और वी है, तो अगर ऐसा बोल दिया गया, सवाल दिया हुआ है कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट डी वो कांस्टेंट है, तो एम एंड वी में क्या रिलेशन होगा, एम एंड वी में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज पोर्शनल टू 1/m या वी इज पोर्शनल टू 1/√m। समझ आई बात नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि सामने जो सवाल है तो इसमें जो है कि जो फिजिकल रिलेशन आ जाते हैं वेरिएबल्स में, तो उसमें किसी दो को कांस्टेंट करके दो स्टडी करना होता है। तो अगर एफ एंड डी क्या हमारा कांस्टेंट, तो वी कितना हो जाएगा हमारा 1/√m। हाँ जी, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है मेरा, और फोर्स एफ लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज तो ट्रू रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड मास ऑफ द पार्टिकल। जो वेलोसिटी है मास के कौन से फंक्शन को डिपेंड कर रहा है। ये न्यूटन लॉ में क्वेश्चन दिया हुआ, किसी को याद होगा तो एक सिप करके क्वेश्चन लिखा हुआ, हर एक किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक तो ये दिया ही हुआ है और बाकी ये बनाए भी, और भी जगहों पे दूसरा बनाया हुआ क्या कि अगर किसको कांस्टेंट कर दें आप, अगर आप कांस्टेंट कर दें डी को, किसको कांस्टेंट कर दें, डी को कांस्टेंट कर दें, या ऐसा सीधा ये भी क्वेश्चन है, एफ इंटू डी इक्वल टू कितना लिख दें, के लिख दें। अगर काइनेटिक एनर्जी फुल दे दिया, काइनेटिक एनर्जी का पैकेज कांस्टेंट दे दिया, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो फोर्स का डिपेंडेंसी मास पे कैसा हो जाएगा। समझ नहीं आया कुछ? अगर बोल दिया फुल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोल दिया, एफ वर्क डन एफ डी इक्वल टू के होगा। और अगर फुल ये दे दिया कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, तो क्या बताओगे तुम, फोर्स मास का कौन सा प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। अरे फोर्स मास का 0 पोर्शन आएगा ना, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये मास बचा कहाँ फिर से, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम आ जाएगा। कोई रिलेशन आता है तो दो वेरिएबल्स को या दो वेरिएबल को फिक्स करके तो रिमेनिंग वेरिएबल्स में रिलेशन स्टडी करने के लिए क्वेश्चंस बनाए होते हैं। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एक लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक लोगों ने देखा होगा, या तो न्यूटन लॉ में मिल गया होगा या यहाँ पे इस चैप्टर में मिल जाएगा, या मोशन में काफ़ी जगहों पे लिखे हुए हैं, मोशन वाला चैप्टर टॉपिक में लिखा रहता है। वहाँ से मीनिंग ये है कि किसी दो वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं, रिमेनिंग दो में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये फिर पोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम आ जाएगा। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया वो कांस्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन याद होगा लोगों को, जल्दी से एक वैल्यू फाइंड कर लोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कर पाते नहीं कर पाते। ये बोल दिया कि यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे रूट जी आर स्पीड दे दिया गया, ये रूट जी आर स्पीड दोगे तो ये क्या करेगा, ऐसे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे ऐसे जा रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ से तो वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे, वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे ये जो ब्लॉक है हमारा या सरफेस जो है ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है वो कितना हमारा n = mg है, कितना लगा रहा है। क्वेश्चन कुछ समझ में आया नहीं आया। बॉटम पे कितनी स्पीड दिया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो सरफेस है ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, mg से प्रेस कर रहा है,
कितना स्प्रेस कर रहा है, mg स्प्रेस कर रहा है। तो क्या निकालना तुम्हें, ये थीटा की वैल्यू ही निकालनी है। अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है हमारी, बॉटम वर्टिकल से थीटा एंगल पे, बॉटम वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये थीटा निकालना और इस पॉइंट पे स्पीड भी निकालना। यहाँ वी डैश की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। बॉटम पे स्पीड कितना दिया गया, पूरा सर्किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किधर इधर अटक जाएगा। तो बोल रहा कि यहाँ से किसी बॉटम से थीटा एंगल पे, वर्टिकल थीटा एंगल पे, तो ये कितने स्प्रेस कर रहा है, सरफेस इस पर कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, mg के बराबर लग रहा है। तो उस पॉइंट पे स्पीड निकालने और उस पॉइंट के लिए तो एंगल कितना होगा वो निकालें। क्लियर बात हो गई। क्या करो, दो इक्वेशन बनाओगे, इधर देख लेगा मैं कर दे रहा हूँ। फोर्स के दो इक्वेशन बनाओगे, एक तो फोर्स से इक्वेशन बनेगा और एक किससे बनेगा हमारा, एनर्जी से। एनर्जी वाले इक्वेशन बताएगा वहाँ पे। एनर्जी वाले इक्वेशन क्या होंगे, हाँ बॉटम को रेफरेंस ले लें, बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस ले लें। बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस ले लोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक एनर्जी, तो डैट विल mgr/2 ओके। तो डैट वन एस्पेक्ट यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और यहाँ से थीटा एंगल पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। एक एनर्जी का इक्वेशन लिख रहा हूँ, कितना हाइट है कौन बता देगा, हाइट 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 r1 माइनस कॉस थीटा डैट विल mv²/2 mgr/2 पोटेंशियल जीरो, और ऊपर जाएगा तो m/2 प्लस mgr1 माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी का इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं आप, और वन मोर इक्वेशन बनेगा कौन सा, फोर्स वाला रिलेशन बनेगा। एनर्जी का इक्वेशन बनाने में किसको दिक्कत आ रही है अभी भी, एनर्जी का वही इक्वेशन था जो बना दिया हमने। अब यहाँ पे तो एफबीडी बना लेंगे फोर्स का इक्वेशन बनाने के लिए। कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, यस बताएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स अंदर या बाहर, कॉन्टैक्ट फोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट डैट बी एन, ये थीटा, और ये सेंट्रीफ्यूगल, और ये mg। एन की वैल्यू कोई बता सकता है, इसका कंपाउंड इधर ले लो, कितना आ जाएगा ये mg cos थीटा, n इजिकल टू mv²/r mg cos थीटा। n इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। n की वैल्यू कितना दे रखा है उसने, दो इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स का इक्वेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि फिजिक्स में तो चार इक्वेशन से इंपॉर्टेंट होते हैं। चार इक्वेशन में क्या होता है, एक एनर्जी का इक्वेशन जो पहले बनाया बर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन बोले या एनर्जी का इक्वेशन बोले, दूसरा कौन सा इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन, और आगे दो इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन। ये चार फंडामेंटल्स होते हैं। पूरा फिजिक्स को ये चार लाइन में ख़त्म कर देते हैं। समझ ये बात नहीं है। वन एक क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो या एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा क्या डायनेमिक्स इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन, ये जो सामने दिख रहा है, और दो और इक्वेशन आगे हम लोग पढ़ देंगे, डेट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम। खत्म हो जाता है फिजिक्स। तो एन की वैल्यू कितना दे रखा है उसने, एन की वैल्यू कितना दे रखा है, तो एम जी डाल दें आप यहाँ पे, एन की जगह पे एम जी डाल दें तो कितना आ गया, एम जी
एन की जगह पे एम जी प्लेस करके तो वी एंड आर एंड थीटा वगैरह में एक रिलेशन आ जाएगा। तो इनर्जी वाला रिलेशन जो है और ये वाला रिलेशन दोनों को सोल्व आउट कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, जो भी फाइंड आउट करना निकल के आ जाएगा। एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ऑफ आर प्लस एम जी कॉस थीटा। एम उड़ा दोगे सब जगह से। बी स्क्वायर ऑफ आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? बी स्क्वायर ऑफ आर की वैल्यू G1 माइनस, समझ आ गई बात? वो एनर्जी वाले में डाल दो, वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। हाँ हाँ बोलो। वी स्क्वायर की वैल्यू उसमें जा डाल दो, एनर्जी वाले इक्वेशन में डाल दो तो पूरा इक्वेशन थीटा में बन जाएगा, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वी स्क्वायर की वैल्यू एनर्जी वाले में डाल दो, एनर्जी वाले ये इक्वेशन था, वी स्क्वायर या वी डैश बोल सकते हो सही, वो वी डैश यहाँ पे लिखा है। ओके, ये एम जी आर बाई टू एम बाई टू, वी स्क्वायर की वैल्यू कितना? वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी आर प्लस में ही आ रहा है माइनस में आ रहा है? एम जी आर बाई टू एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। एम जी आर सब जगह से कट जा रहा है, वेरी गुड। एम जी आर सब जगह से कट जा रहा है, जैसे भी सिंप्लीफाई कर लोगे। ये इधर टू भी काट दें, दो से ऊपर नीचे गुना करके दो काट देता हूँ, दो भी सब जगह से मारा गया तो बच गया लेफ्ट में कितना बच गया? वन माइनस कॉस थीटा प्लस बोलो बोलो बोलो, एक वन वन मारा जाएगा तो थ्री कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आ गया। हाँ जी ओके, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया तो किस में डाल देंगे अब? स्पीड वाले में। स्पीड की वैल्यू थी कितनी? स्पीड थी जी आर वन माइनस कॉस थीटा, तो डेट विल स्पीड विल रूट जी आर बाई 3। क्लियर हो गया होगा? तो ऐसे दो इक्वेशंस बनाते हैं, एक फोर्स का इक्वेशन, एक एनर्जी का इक्वेशन। मोस्टली जो है तो एक ही इक्वेशन से काम हो जाता है, जैसे न्यूटन में एक ही इक्वेशन से काम होता था, फोर्स का इक्वेशन ही बनाते थे। लेकिन जब एनर्जी में आया तो क्या करना पड़ता है, फोर्स वाले इक्वेशन की जरूरत भी पड़ जाती है और एनर्जी वाले की भी जरूरत पड़ जाती है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? जल्दी से वन मोर, अब जिस तरीके से भी तो आंसर निकाल लें फटाफट। वन मोर जल्दी से बोला जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट से कितनी स्पीड दे दिया गया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दिया गया इतना, देखो इधर कितने एंगल पे जाके छोड़ेगा, वर्टिकल से कितने एंगल पे जाके छोड़ेगा ये निकालना है। स्पीड की वैल्यू दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड दिया हुआ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड दिया हुआ रूट जी आर, और ये 2 बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज रूट जी आर अपॉन 2। जो ऑब्जेक्ट है हाईएस्ट पॉइंट पे तो कितनी स्पीड दी गई? रूट जी आर अपॉन 2। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे तो रिलीज करेगा? वर्टिकल से कितने एंगल पे तो कांटेक्ट ब्रेकआउट कर देगा? किसी का आंसर आया? कॉस इनवर्स है 1/4, गलत आंसर आ रहा। किसी और का कुछ? रूट जी आर है, दिख रहा है रूट जी आर नीचे 2 है, 60 डिग्री आ गया। और किसी का कुछ आंसर? किसी का और कुछ आंसर आ रहा तो बताएगा। कितना आ रहा है? 1/3। कौन सा फार्मूला लगाया? यू स्क्वायर प्लस कितना? और भी लोग बताएंगे?
और भी लोग बताएंगे कितना आ रहा है। हाँ जी, cos इनवर्स 3/4 आएगा, या तो फार्मूला यूज करोगे तो यू की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे, cos इनवर्स 3/4। हाँ जी, इतना ही करना था। अगर एनर्जी, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के करो, 2 इक्वेशन लगाओ और वहाँ से निकालो। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो GR/4 प्लस 2GR/3GR। एलसीएम ले लोगे, GR सब जगह से कट गया ऊपर नीचे, तो 9/4। तो cos थीटा का वैल्यू cos थीटा विल बी 3/4। या फिर 2 इक्वेशन में ना के निकाल दो। अगर आपको लगता है फार्मूला समझ में आता है, याद है, तो अप्लाई करते हैं फार्मूला से काम कर लें। और अगर दिक्कत है तो कहाँ से आप काम कर लें, फिर से 2 इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का बनाएंगे, वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को। तो चेन वाला केस में फटाफट एक जल्दी से देख लें, वन मोर एग्जाम्पल। हाँ, रेफरेंस कहीं से भी ले लो, रेफरेंस में क्या दिक्कत, जहाँ से लोग आंसर उतना ही आएगा अगर सही करवाओगे तो। अगर सारे वैल्यू जो ना रेफरेंस से जब लोगे, कहीं भी रेफरेंस लेकर काम करो, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही सही अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। रेफरेंस से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी रेफरेंस लिया तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 जूम करेंगे, और नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे तो अब पॉइंट है तो वहाँ पे प्लस, और दूसरे पॉइंट पे तो क्या ले लेंगे आप, माइनस ले लेंगे। बस इतना ही काम करना है। चेन है, मास सेम लेंथ है का, कितना लटक रहा है, L/N लटक रहा है, कितना है तो टेबल पे रखा हुआ, L-L/N टेबल पे रखा हुआ। अब सवाल ये है कि फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ चेन स्लिप्स फ्रॉम टेबल। यदि चेन क्या करता तो टेबल से क्या करिए, टेबल से स्लिप ऑफ कर गया। प्रोसीडियर समझ नहीं आया, चेन जो है टेबल से क्या कर गया, स्लिप ऑफ कर गया। स्लिप ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, कभी जीवन में ऐसा हुआ है, ये ऐसा कभी ना कोई चीज़ अपने लटका रखा तो किसी केस में क्या होता वो, तो मुझे जब उसको पिकअप करने का तो क्या करता है, छूट जाता है हाथों से, और क्या करता है वो नीचे चला जाता है। समझ आई बात नहीं है। तो जब स्लिप ऑफ कर गया तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हो गया। नीचे कोई आदमी होगा तो क्या होगा, अरे उस पर गिरेगा तो बोलेगा ना, ऊपर तुम्हारी तरफ देखेगा ना कि तुम क्या कर रहे हो ऊपर से। समझ नहीं आया कुछ। कोई चेन लटक रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नीचे था कुछ ऊपर था, तो ये अचानक ही क्या करता है, जो ऊपर वाला पार्ट भी है तो पूरा क्या, पूरा चेन स्लिप कर गया, तुम उसको ऊपर ना खींच पाए तो वो क्या कर गया। तो उस केस में तो जो नीचे आदमी होगा तो उसको समझ में आता है ना कि कुछ ऊपर से तेजी से गिरा, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, तो क्या निकालना हमें, तो फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ चेन स्लिप्स अप फ्रॉम द टेबल। काफ़ी लोग के मन में सवाल आता है, सर आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, स्लिप हो जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चलता रहेगा, रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी वो हमें नहीं पढ़ना। हाँ, जब इंस्टेंटेनियस केस पे एक मोमेंट आएगा जब पूरा का पूरा चेन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, उस इंस्टेंट को पढ़ना। बाद में नहीं पढ़ना कि जाकर को पाइलअप होकर के सांप बन जाएगा ऐसा करके, तो वो नहीं पढ़ना। समझ नहीं आई बात कुछ। ये बोला जा रहा है कि एक मोमेंट के लिए एग्जैक्टली क्या हो जाएगा चेन, तो टेबल से स्लिप ऑफ करने के बाद इंस्टेंटेनियस मोमेंट के लिए क्या आएगा, वो वर्टिकल हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे क्या निकालनी है उसकी, डेफिनेटली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लेंगे। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली क्या लेंगे, 0।
इनिशियल क्या हमारा रेस्ट में है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लेंगे आप, समझ आ गया होगा लोगों को। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो हम जानते हैं थ्योरी से कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। चेन का पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को, ये फंडा क्लियर हुआ। कल एनर्जी कंजर्वेशन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के प्लस में और माइनस ऑफ डेल्टा यू, इसी को क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको क्या लिखा था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी में वही इंक्रीज होगा जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ले लें। तो इनिशियल देख लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेन का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, लटक रहा है, कुछ पार्ट क्या कर रहा है हमारा, टेबल पे है। टेबल को रेफरेंस मान लें, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टेबल को रेफरेंस मान लिया, टेबल को रेफरेंस मान लिया, तो क्या हो गया हमारा, उसकी तो जीरो हो गई, और जो लटका हुआ उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मास कितना है, तो मास m/n है, m/n g इंटू एल बाई सेंटर मास L/2n पे रहेगा, और रेफरेंस से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, तो निगेटिव में। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgL/2n², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgL/2n²। क्लियर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल गुड बोलेंगे जब पूरा वर्टिकल हो जाएगा चेन, तो मास कितना हो गया, तो m हो गया, लटका हुआ मास m हो गया, सेंटर ऑफ मास L/2 पे आ जाएगा, तो mgL/2 हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, mgL/2। लॉस के लिए तो क्या करेंगे, दोनों को इनिशियल माइनस फाइनल कर लोगे, और फाइनल वाला को माइनस में लोगे प्लस में लोगे, माइनस में फाइनल वाला क्यों लेंगे, क्योंकि रेफरेंस तो हमारा टेबल ही है ना, टेबल से नीचे जो भी पार्ट होगा, रेफरेंस हमारा कहाँ पे है, टेबल पे। तो फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस mgL/2n² माइनस, घटा लोगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कर दो तो माइनस माइनस प्लस, तो डब्ल्यू mgL/2 1 माइनस इंक्रीज इन, ये क्या हो जाएगा हमारी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। mgL/2 1 माइनस 1/n²। क्लियर हो गया होगा लोगों को, तो फटाफट जल्दी से कर लेगा, 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेगा कि चेन जो है तो क्या हमारा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताना। फार्मूला याद हो गया, mgL/2 1 माइनस 1/n²। n है क्या, ओरिजिनल लेंथ और लटका हुआ लेंथ का रेशियो है, n है क्या हमारा, ओरिजिनल लेंथ और लटका हुआ लेंथ का रेशियो है, mgL/2 1 माइनस 1/n²। जल्दी से कर लेगा, जब लटका हुआ पार्ट के बारे में दिया हुआ, मास m लेंथ L का चेन है, मास m लेंथ L का चेन है, लटका हुआ जो पोर्शन है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज निकालना, 3-4 केस में फिलअप कर लेगा। n वाला कुछ किताबों में कम दिया गया, जो लटका हुआ पोर्शन बोला रहा कि L/2 लटका हुआ, L/3 L/4 L/5 L/6 L/n, इन सभी के लिए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेगा, फिलअप कर लेगा, जैसे n की वैल्यू रख देगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हर एक केस में। या तो n की वैल्यू रख के काम कर लो, या जैसे जैसे करवाया था वैसे कर लो। पहले वाले में कितना आ रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ कि आंसर इसी से एलिमिनेट हो जाएगा, 3/8 से। बाकी हर एक केस में कितना आ जाएगा हमारा, mgL तो रहेगा ही रहेगा, mgL हर एक केस में रहेगा ही रहेगा।
उसके अलावा क्या था, mgl/2 था बेसिकली। तो mgl/2 तो रहता ही, वैसे 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले केस में क्या आ जाएगा, आंसर देख लेगा 1 - 1/n² इंटू 1/2, साथ में mgl था। n की वैल्यू कितना पहले केस के लिए 2 है, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 3/4 आ गया इंटू 1/2, तो कितना हो गया ये 3/8 mgl। ठीक है। ये दूसरे के लिए क्या करो, यहाँ पे 3 रख देंगे तो डेट विल 8/9, 4/9 आ जाएगा। पहले केस को समझ में आ गया, पहला केस समझ में आएगा 3/8 mgl कितना आ गया। दूसरे केस के लिए तो 1/3 n की वैल्यू 3 रख दोगे, n की वैल्यू 3 रख दोगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। तो डेट विल 8/9 काट दोगे 4/, किसी को कन्फ्यूजन, तो 4/9 mgl, 4/9। किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट में कौन बता देगा, 15/32। नेक्स्ट में जल्दी जल्दी 24/12 है या 24, 12/, नेक्स्ट 35/72, और ये तो याद ही होगा 1 - 1/n²। ये इसको एलसीएम लिख ऐसा भी लिख सकते हो, n² - 1/2n², तो दोनों केस करवा दिया गया, n² - 1/2n² mgl। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन का नेक्स्ट केस में हम लोग मूव कर रहे हैं। प्रोसीड्यूर समझ में आ गया हो कि क्या करते हैं हम लोग। तो थ्योरम आ गया था हमारे पास, बर्कनर बाई ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा तो बर्कनर थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल था, बर्कनर थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल था बताओगे। बर्कनर थ्योरम एप्लीकेबल था हर एक केस में, जबकि स्पेशल केस में, कौन सा स्पेशल केस, तो अगर सरफेस स्मूथ है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सुडो फोर्स नहीं है, तो इन सभी केसेस में तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा जल्दी आंसर आ जाता था। एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन करते कैसे बताओगे, बोलो। पहले क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, पहला काम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। दूसरा काम क्या बताया था, दूसरा काम बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, पहला बताया रेफरेंस लेते हैं, दूसरा बताया आपको इंडिकेट कर देते कि इस पोजीशन और इस पोजीशन में लिखना है। अब रेफरेंस पे पी एनर्जी 0 हो जाती है, के एनर्जी लिखते हैं, और दूसरे पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे पी एनर्जी भी आएगा। और रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं, जिन दो पोजीशन को चूज किया उन दोनों में किसी पोजीशन पे ले सकते हैं, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे कहीं भी ले सकते हैं। बट हम लोग कहाँ बेहतर मानते हैं, नीचे वाले पे लेना। उससे क्या फ़ायदा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है पॉजिटिव लिखने में मज़ा आता है। फिर उन दोनों पॉइंट के अलावा किसी और भी पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान सकते हैं, नहीं कर सकते, मान सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बट दिक्कत इतनी होगी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखना होगा ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। समझ आई बात नहीं है। 2 पॉइंट मार्कआउट करके पीके कर देते हैं, 2 पॉइंट मार्कआउट करके क्या कर देते हैं आप, पीके। अब नेक्स्ट जो है पीपीके करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो अब क्या करने जा रहा हूँ, पीपीके। मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, स्प्रिंग पढ़ने जा रहा हूँ। स्प्रिंग को कंसिडर करते हुए तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। 2 पी किसके लिए है, एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। एक पी किसके लिए है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और एक पी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो एक पोजीशन रहेगा, उस पोजीशन पे तो ये 3 वैल्यूज रखेंगे, 3 बॉक्स को भरेंगे, और दूसरे पोजीशन पे 3 बॉक्स को भर देंगे। तो हमारा स्प्रिंग वाले केसेस में है तो एनर्जी कंजर्वेशन लागू हो जाएगा स्प्रिंग वाले केसेस में। स्प्रिंग वाले केस में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो जाएगा। चलें, अभी तक स्प्रिंग के बारे में क्या क्या सुना है, एक एक लाइन बताएंगे। स्प्रिंग के बारे में बताएंगे साहब, जो आपको मर्जी हो कि हाँ मेरे जूते में स्प्रिंग है, ऐसे ही बोल सकते हो।
के एक्स स्क्वायर 2 पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में। आप कुछ सुना है स्प्रिंग के बारे में? या ऐसे भी बोलते हैं जिनको जो बोले कि मैंने कुछ सुना नहीं है बस देखा है। जो आप वो जानते हैं उसके बारे में वही एक लाइन बोलना, जल्दी बताएंगे। गुड, जहाँ पे फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो रिस्टोर करता है। रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है वो। स्प्रिंग अपने आप को क्या बोलते हैं? तो इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का यही प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी की यही प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन लाओगे तो क्या करता है? रिस्टोर कर लेता है। तो स्प्रिंग में ऐसी एनर्जी होती है तो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए क्या करता है? जब उसको कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे तो अपने ओरिजिनल स्टेट को क्या करना चाहता है? रिगेन करना चाहता है। इसलिए इलोंगेशन या कंप्रेशन का अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। हाँ जी, आपने कुछ सुना आज तक स्प्रिंग के बारे में? कुछ नहीं। काला होता, पीला होता, नीला होता, ऐसा कुछ भी है? हमने मेट्रो में देखा, जूते में देखा और कहीं देखा है? हाँ, कहीं नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना स्प्रिंग के बारे में? देखा, सुना, महसूस किया, कुछ भी नहीं? सर पेन में भी होता है ये। पेन में भी होता है? आप बताएंगे? बोलो बोला। स्प्रिंग फोर्स के एक्स वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर है? आपने कुछ सुना है? कंप्रेशन इलोंगेशन होता है। हाँ, ओके गुड। हाँ जी, कुछ भी नहीं? कुछ भी आपको बोलते हैं? हाँ, नहीं, स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है। गुड। इधर सोचना होता है कि मतलब जब पूछा जाता है ना तो इस पे बर्कन बाय स्प्रिंग इज माइनस के एक्स स्क्वायर हो। गुड। प्लस नहीं होता? प्लस भी हो जाता है। पहले तो माइनस तक किस कंडीशन में बोला? ओके। और किसी को कुछ मतलब मैं पूछा तो मैं आपसे आपके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहता हूँ कि आप कुछ सोचें। यहाँ पे कुछ प्रेशर डालोगे ना तब एग्जाम में भी प्रेशर आएगा। ये बायोलॉजी में पढ़ते होगा ना कि किसी ऑर्गन को तुम छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है वो तो वेस्टेज हो जाएगा वो, या जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे उसको उतनी इफिशियंसी के साथ। तो ये मैं पूछा इसलिए कि हर एक लोग कुछ भी आप सोचने की कोशिश करें, क्रिएटिव है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप करें कि हमने क्या देखा सुना उसके बारे में, कुछ भी हमें जो याद है किताब में कभी पढ़ा है देखा है जो भी है, तो यहाँ पे जब इंक्वायरी करेंगे तो आपको यहाँ पे तो पोटेंशियल बढ़ेगा इसका। समझ ये बात नहीं है? जब एक्सरसाइज करोगे तभी क्या आएगा उसके अंदर? पोटेंशियल आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो? कमज़ोर होता जाएगा। समझ नहीं आया कुछ? जैसे सुना हो ना कि बॉडी का तो एक्सरसाइज के लिए जिम होता है, जब ग्राउंड पे लोग जाते हैं, इसका एक्सरसाइज नहीं करा ना कभी, तो इसका एक्सरसाइज यही होता है कि कुछ पॉइंट लेकर के उसके बारे में सोचना शुरू करें। आप कुछ टॉपिक पढ़ा तो उसके बारे में तो आंख बंद करके उस पर क्या करें, क्रिएटिविटी लाएँ कि उस पर पॉन्डर करें कि हमने क्या पढ़ा, क्या उसका तो यूज है, किस लिए पढ़ा, इस पर किस तरह के क्वेश्चन आते, तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टोर होगा इसके अंदर। समझ नहीं आई बात? तो पहला तो ये इन्फॉर्मेशन सुनेंगे कि स्प्रिंग जो है तो स्प्रिंग जब नेचर ने क्रिएट किया, नेचर में जब स्प्रिंग आया तो उसके साथ क्या एसोसिएट होकर गया, तो उसके साथ दो प्रॉपर्टी एसोसिएट होकर गया। उसका अपना एक नेचुरल लेंथ होता, एक क्या होता है नेचुरल लेंथ, और एक क्या होता है उसका स्प्रिंग फैक्टर होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कुछ भी बोलें, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेचुरल लेंथ होता है, क्या होता है उसके पास, बोलते हैं स्प्रिंग, हेडिंग डाल देगा स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग। एग्जामिनर को पसंद है जस्ट एक छोटा सा टॉपिक और इस पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आइदर यहाँ पे आ जाए या सिंपल हार्मोनिक मोशन में आए या कोलिजन में आए या रोटेशन में आए, कहीं ना कहीं आपको पूछ लिया जाएगा। तो स्प्रिंग के बारे में तो पहला क्या, तो क्या बताया इसके बारे में, ऐसा देखने में ऐसा दिखेगा, नेचर ने ऐसा बनाया, इसका स्टिफनेस किया और नेचुरल लेंथ एल। अरे कोई नेचर जन्म देती तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे के भेजता ना, तो क्या होता है इसके पास लेंथ होता और इन दोनों में क्या रिलेशन होता, समझ नहीं आई बात। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता तो उसके साथ कुछ एसोसिएट होकर आता है ना,
या सिर्फ बोलते बच्चा पैदा हो गया कुछ दिख नहीं रहा। अरे बच्चा पैदा होता तो उसका एक एवरेज लेंथ रहता है ना, कितना इतने लेंथ में है ये, समझ आई बात नहीं। और उसका जो है तो और कुछ देखते होगा ना, पैदा होने के बाद देखते हैं कि पैदा हुआ कोई बच्चा, पैदा बच्चा हो गया ना, एक तो नेचर क्या देती है उसको, पार्टिकुलर शेप एंड साइज देता है, समझ आई बात नहीं। और साथ में क्या देता है, मेल है कि फीमेल है। दूसरा ये बोलता है ना कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, या क्या ऐसा होता है कि पालने में दिखने लगते हैं। हाँ हाँ, पूत के सूत के पाँव या पूत के पाँव, वो तो एक ही है। सूत पूत एक ही होता है। चले, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं, समझ आती बात नहीं आती है। अरे दिख जाते हैं ना, वैसे भी दिखते हैं। हाँ वैसे नहीं दिखते। अरे उसका मतलब कुछ होता है। अच्छा बदमाश है। हाँ बदमाश से नहीं, मतलब कमाल क्या करेगा, बदमाशी थोड़ी देखते हैं। चलें ऊपर देगा, बातचीत नहीं करें। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे स्प्रिंग को जन्म दिया नेचर ने, तो क्या था इसके पास, नेचुरल लेंथ था और स्प्रिंग फैक्टर था, और दोनों में क्या रिलेशन होता, अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो के क्या होगा, कम होगा, और लंबाई कम होगा ज़्यादा होगा। तो स्प्रिंग आपके घर पे जो रहता है तो छोटा रखते हो बड़ा रखते हो, छोटा कमाल का स्प्रिंग होगा, हाँ या नहीं, छोटा कमाल का स्प्रिंग होगा। तुमने सुना होगा दुनिया में छोटे लोगों ने ज़्यादा कमाल किया, आप ही तो क्या स्प्रिंग है। आपका अपने बारे में कभी सोचा कि तुम क्या हो, सॉलिड हो या स्प्रिंग हो, तुम भी स्प्रिंग हो। अरे इलास्टिक हो ना, इधर खींच लेते इधर खींच लेते तो सब कुछ खींच खांच जाता है। तो तुम स्पंजी हो स्प्रिंग हो। चले, के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा एल, तो एक ग्राफ खींच लेंगे, एक सेल्फी हो जाए, के एंड एल पे एक सेल्फी। ऑप्शंस दिए रहे हैं, के और एल के लिए कौन सा ट्रू है, के एंड एल के लिए क्या ट्रू होगा, समझ नहीं आया कुछ। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, स्प्रिंग के साथ एसोसिएट होकर क्या आता है, तो के आता है। क्लियर बात हो गई। तो के ऐसे निकाल लिया, सी ऊपर देखेगा। अब सवाल पूछा जाता है दूसरा कि एक स्प्रिंग है, बता दिए कि एग्जामिनर को ये टॉपिक पसंद है, केयरफुल रहें, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। काफ़ी पॉइंट लोगों ने बोला और बाकी जो तो चीज़ें क्लियर कट कर लें आप। ये इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और क्या है, स्टिफनेस के है, लंबाई एल और स्टिफनेस क्या। पहला स्टेप ये होता, कोई ऐसा स्प्रिंग है, क्या करोगे, पहला कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कटिंग करने के लिए मोदी साहब को नहीं बुलाएंगे, खुद ही काट देंगे, हटाओ। कटिंग करने के लिए खुद ही काट दिया, दो पार्ट में काट दिया। अब नया नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, नया नया स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 देखा इधर, K1 K2 L1 L2 लंबाई है। नया नया K1 K2 की वैल्यू निकालना होता है, K1 इन टर्म्स ऑफ, तो इन टर्म्स ऑफ K और K2 इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया था, हाँ स्प्रिंग स्पेसिफिक होगा, अलग अलग स्प्रिंग होता ना, और स्टील का होता तो उसका के अलग होगा। तुमने ऐसा सुना है, यंग्स मॉडुलस सुना है, नहीं सुना, तो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता ना। तो वैसे क्या होता हमारा, तो स्प्रिंग का भी तो हर एक का जो ये यहाँ पे जो के बोल रहे हैं, यही जनरल सॉलिड्स के लिए क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। उसी को स्पेशल केस में स्प्रिंग के लिए क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी आगे चल के जो है तो दोनों में रिलेशन पढ़ लेंगे जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे वहाँ पे। अगर इलास्टिक स्टील का होगा तो अलग स्टिफनेस होगा, वैसा स्टिफनेस अलग होगा। हर एक आदमी का इलास्टिसिटी क्या होता है, तो हर एक आदमी का के अलग अलग होगा। समझ आ गया होगा लोगों को, हर एक आदमी का के अलग अलग होगा। बाकी तुम्हें पता ही होगा कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है कम होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। नहीं समझ में आई बात, चलें फिलहाल कोई बात नहीं जानते तो L1 L2 का रेशियो ले लें। L1 L2 का रेशियो तो कितना ले लें हम लोग, L1 L2 का रेशियो M/N है। लंबाई का रेशियो ले लोगे ना तुम, तो रेशियो का टर्म्स में K1 K2 निकालते हैं। K1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K आएगा, तो देख लो K1 K2 का तो रेशियो K1 किसका मतलब लेगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, L1 का। K1 किसका है, L1 का। तो L1 का रेशियो कितना है, तो
तो एम से डिवाइड कर दोगे और ऊपर में रेशियो को जोड़ दोगे। K1 के वैल्यू K के टर्म्स में आएगी। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रेशियो को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में उसी का रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नया K1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो K1 की वैल्यू K से ज़्यादा होगा या कम होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा, काटने से छोटा हो जाएगा, तो डेफिनेटली तो K क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। K2 की वैल्यू में किसको दिक्कत है, m प्लस n बाई n इंटू के। किसी भी रेशियो में देख लोगे कभी पुराने ज़माने में या हर एक जो जितना भी टाइप का एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा, जल्दी जल्दी बता देगा कि एक स्प्रिंग है उसको रेशियो में काट दिया, 2:1 में काट दिया, K1 K2 की वैल्यू बता दो। एक में तो 3/2 हो जाएगी, 3 into 3 क्या हो जाएगी, K1 की वैल्यू 3/2K और K2 की वैल्यू 3K। छोटे वाला का कितना हो गया, 3K हो गया। 2:1 में काटा तो इसको क्या लिखा रहेगा, एक स्प्रिंग है उसको 1/3 एंड 2/3 में काट दिया, एक स्प्रिंग को किस में कट आउट कर दिया, 1/3 एंड 2/3 में। तो 1/3 वाला छोटा है तो उसका कितना आ जाएगा, थ्राइस के, और इसका कितना आ जाएगा, वो नोट कर लेगा। ये कभी प्रीवियस ईयर में तुम्हारे में भी पूछा गया और पहले तो IIT में पूछा गया था ये कि 2:1 रेशियो में कट आउट कर दिया गया। तो जैसे जल्दी देख लेंगे आप, 1:1 में काट दो एक बारी, 1:1 में काट दिया 2K 1:1 में काटा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, डबल डबल हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स के लिए तो आपने देख लिया, बाकी जो देख लेंगे। अगर ज़्यादा भी रहेगा हमारा, अगर जो लेंथ में कट आउट किया L1 L2 L3 ऐसा दिया हुआ, N1 N2 N3 ऐसा दिया हुआ रेशियो, N1 N2 N3 NN ऐसा दिया हुआ, तो K1 K2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। तो K1 के लिए तो इन सभी को ऐड कर दोगे, सारे रेशियो को ऐड कर दोगे और किससे डिवाइड कर देंगे, K2 के लिए क्या कर लोगे, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर तो सेम रह जाएगा, नीचे क्या कर देंगे, N2 से डिवाइड कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन, तो अगर सारे रेशियो 1:1 जल्दी जल्दी आंसर बता देगा, 1:1 n इक्वल पार्ट में काट दिया तो n के सबका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना समझ में आई बात। अरे एक स्प्रिंग था, उसका K था स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो सभी का रेशियो कितना हो गया, 1। तो 1 कोई n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा, और नीचे 1 रखोगे तो n क्या हो जाएगा, तो सभी के लिखा जाएगा। समझ आ गई बात। अगर p इक्वल पार्ट्स में काट दिया p, तो सबका p क्या हो जाएगा। समझ आ गया होगा लोगों को। अगर सभी को b इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो b क्या हो जाएगा, और सभी को c इक्वल पार्ट में काट दिया, ABCD पढ़ दोगे ऐसा। समझ आ गया होगा लोगों को। आगे याद रखोगे 5 इक्वल पार्ट में काटा तो 5 के 5 कैसा कर लोगे, तो इक्वल पार्ट में काट लिया। आप देख लोगे कितने, तो 3 के लिए तुम्हारे प्रीवियस ईयर में 3 के लिए एक बार पूछा हुआ, जल्दी से निकाल लोगे कि 3 कट आउट कर दिया, 1:2 2:3 में काट दिया गया, K1 K2 K3 निकाल लेगा, 6K वेरी गुड। सिक्स के 3K 2K, बाकी जनरल नॉलेज के लिए नोट कर ले। जब कटिंग करते हैं तो कटिंग करके फिर से तो बैक टू बैक लगा दोगे ऐसा, ये पहले काट दिया
अब फिर से क्या करें इन दोनों को देख लिया इधर, फिर से बैक टू बैक ऐसे लगा दोगे, इसको सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। बैक टू बैक लगाओगे तो 1/k इक्विवेलेंट सीरीज में, तो 1/k1 प्लस 1/k2 का फॉर्मेट आता है। ये जो लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रूव करेंगे, बाकी फार्मूला से काम कर लें। जब बैक टू बैक कनेक्ट रहता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसमें 1/k इक्विवेलेंट इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, दैट इज सीरीज। बहुत सारे स्प्रिंग को क्या करें तो बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। बाकी दिखेंगे कैसे? तो ऐसे दिखेंगे, पहला है, दूसरा है, तो ऐसे तीसरा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। बैक टू बैक कनेक्ट करना। इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 फॉर्मेट सीरीज। बाकी जनरल नॉलेज के लिए सुन लेंगे, जब बहुत सारे स्प्रिंग को किस सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ते हैं तो टेंशन सेम होता है, और इलोंगेशन या कंप्रेशन सब में क्या होता है हमारा? डिफरेंट होगा। बैक टू बैक एक तो होता है कि जनरल गली मोहल्ले के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? बैक टू बैक कनेक्ट करना को क्या बोलते हैं? सीरीज में लगाना। बैक टू बैक हाँ जी, एक जो है तो इलोंगेशन या कंप्रेशन या डिफॉर्मेशन। नेचुरल लेंथ से तो डिफॉर्म कर दिया एक्स से। जाडेदा चलें, ये सीरीज के लिए बेसिक फिनोमेना समझ में आया? ये देख लोगे ऐसा, एक्स इलोंगेशन कंप्रेशन और टी क्या हमारा? टेंशन है। तो टेंशन से मैं देखो इधर क्या करो, खींचोगे ऐसे। काफ़ी लोगों ने ये बात को बताया था, खींचते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है? तो इलोंगेशन या कंप्रेशन डेवलप हो। खींचेंगे तो इलोंगेशन और दबाएंगे तो कंप्रेशन। मैं बोलना चाहता हूँ कि पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्प्रिंग पढ़ने में यही होता है कि जब क्वेश्चन में तुम्हें स्प्रिंग इन्वॉल्व करा हुआ, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम ये देखोगे कि उसमें इलोंगेशन है, कंप्रेशन या नेचुरल स्टेट में है। स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ में है या इलोंगेशन में है या कंप्रेशन में। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, हाँ या नहीं? और स्प्रिंग का यूजफुल कब होता है? स्प्रिंग जब इलोंगेशन में होगा या कंप्रेशन में होगा, तब हमारे लिए क्या होगा? वो तो एक्टिव स्टेट में होगा, काम के लिए होगा। और जब नेचुरल में है तो ज़्यादा हमारे लिए कोई काम का समझ ये बात नहीं। स्प्रिंग में तो इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो कंप्रेशन में है या इलोंगेशन में है या रिलैक्स में है। तो ये पहले वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया होगा लोगों को पहला स्टेप स्प्रिंग के बारे में? जैसे जो खींचेंगे, हमें जो स्प्रिंग हमारे सिलेबस में पढ़ना है तो कैसा स्प्रिंग पढ़ना है? लाइट स्प्रिंग। तो लाइट स्प्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है हमारा? लाइट स्प्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? तो खींचेंगे तो हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, बट इलोंगेशन सब में क्या होगा? तो डिफरेंट होगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसको फैशन को क्या बोलते हैं? सीरीज फैशन। ऐसा फैशन को सीरीज बोलते हैं। और इसमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो जनरल नॉलेज में यहाँ से टॉपिक उठाया था कि अभी देखा था कि कोई स्प्रिंग था, कोई भी स्प्रिंग है, पहले उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब फिर उसको बैक टू बैक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? सीरीज में जोड़ दोगे तो फिर से सेम स्प्रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैं बोलना चाहता हूँ कि एक सवाल होता है, उसमें बोला जाता है कि पहले क्या किया, एक स्प्रिंग है उसको काट दिया, अब फिर से वो सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ने के बाद उसका नया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। पहले एक्चुअल स्प्रिंग था, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, अब उसको कट आउट किया, अलग अलग K1 K2 K3 हो जाएगा। अब फिर से उनको सीरीज में क्या कर दिया तो फिर से क्या बन जाएगा? वो तो ओरिजिनल स्प्रिंग ही बन जाएगा। तो फाइनल में तो सीरीज में जो है अगर काट करके किसी नया स्प्रिंग बनाते हो आप फिर से सीरीज में जोड़ देते हो तो क्या रहता है? अगर फार्मूला से भी निकालोगे तो उतना ही आ जाएगा। पहले करके काटोगे तो क्या होगा? K1 K2 K3 निकाल लोगे, और फिर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 करके जोड़ के निकालोगे तो भी कितना आंसर आ जाएगा? तो सेम ही आ जाता है। इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे। हम जो है जनरल नॉलेज याद रखेंगे कि किसी स्प्रिंग को कट आउट करने के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं
उनको फिर से सीरीज में बैक टू बैक जोड़ देते तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाता है, ओरिजिनल के बराबर ही आ जाता है, ओरिजिनल के। या समझ आ गया होगा लोगों को। तो वन मोर इन्फॉर्मेशन पैरेलल में लिख लें। बहुत सारे स्प्रिंग को, तो सभी स्प्रिंग का एक एंड को, 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग कितने भी हैं सबको एक एंड को, सबका एक स्प्रिंग लाइक एक एंड को एक साइड रख दें और दूसरे एंड को तो दूसरे साइड पे रख दें। सभी के तो 2 स्प्रिंग को ऐसा बोल सकते हो 2 टर्मिनल डिवाइस है। कितने टर्मिनल है स्प्रिंग? 2 टर्मिनल है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो स्प्रिंग नंबर ए का और बी का इस टर्मिनल को ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया और इस टर्मिनल को दीवार से वॉल से कनेक्ट कर दिया, दीवार से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? कभी तुम भैंस का जहाँ पालन होता है देखा है क्या? भैंस का पालन होता है वहाँ पे देखोगे तो सभी भैंस का जो खाने का जो बना रहता है तो एक साइड रहता है, जाओगे तो सारे भैंस कहाँ क्या करे होंगे? अपना माउथ जो उस तो डब्बे में डाल करके तो स्टार्ट किए होंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सभी का माउथ एक तरफ है और सभी का जो टेल है दूसरी तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा फैशन में है वो? पैरेलल में है। वो कौन सा फैशन में है? समझ आ गया वो लोगों को? कौन सा फैशन में है? ये ऐसे वाला फैशन नहीं बोल सकते तुम कि जब उसको क्या बोलते हैं? रथ। हाँ, शादी के लिए तो शादी में रथ तैयार होता, तो तुमने जो रथ पे जा रहे हो, जैसे कुछ लोग घोड़ी पे जाते हैं ना, तुमने प्लान करा होगा किस पे जाओगे तुम? कुछ नहीं, अरे प्लानिंग होना ही चाहिए। ये डॉक्टर बनाऊंगा, टॉप करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, हाथी पे जाएगा घोड़े? कुछ तो प्लानिंग है ना। वो अपना अपना चॉइस होता किस पे जाना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमने रथ मंगाया। पहले पुराने ज़माने में बोलते थे कितने घोड़े का रथ? 7 घोड़े का रथ। जितना बड़ा लेकर तो योद्धा हो गए उतना बड़ा लेकर उतने ज़्यादा घोड़े का क्या मिलता था हमें? समझ आई बात नहीं आई? तो ऐसे सारे घोड़े क्या होते थे? तो सभी घोड़े का माउथ एक तरफ रहता था, बैक क्या है हमारा? समझ आ गया होगा लोगों को? तो उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पैरेलल में घोड़े हैं। सारे घोड़े किस में हैं? पैरेलल में हैं। अरे पैदा हुआ तो प्लानिंग तो होनी चाहिए कि शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने बच्चे पैदा करूंगा। समझ आई बात नहीं है? बस अभी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अभी मतलब वो प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, प्लानिंग तो अभी से होना ही चाहिए। आपके अंदर इमेजिनेशन आएगा तभी तो आपका आगे फायर करोगे। इमेजिनेशन ही नहीं तो फायर कहाँ से करोगे तुम? इमेजिनेशन तो होना ही कि दुनिया में आए हैं इसलिए, ये तो होना ही है, शादी तो होना ही है। तो प्लानिंग क्यों नहीं करके रखेंगे? हाँ पहले टॉप करूँगा, लेकिन पहले क्या करेंगे? पहले टॉप करेंगे, पहले टॉप करेंगे, उसके बाद शादी तो धूमधाम से होगी। समझ आ गया होगा? K1 K2 बच्चे उच्चे तो आम बात है, हो ही जाते हैं, इसमें क्या करना है। शादी होगी तो नेचुरल प्रोसेस है, होना ही होना है। वो तो बाई प्रोडक्ट है, तुमने पता होगा। K1 एंड मेन प्रोडक्ट तुम हो ना। हाँ मेन रिएक्टेंट तुम हो। चले, आपको लग रहा है बाई प्रोडक्ट नहीं है वो, मतलब मेन प्रोडक्ट है वही है। चलें ठीक है। K1 K2 ये पैरेलल में क्या बोलते हैं? K पैरेलल K1 प्लस K2। K पैरेलल कितना? पैरेलल में जोड़ते जाएंगे। बहुत सारे स्प्रिंग है, K1 K2 K3 जोड़ते जाओगे। समझ आ गया वो लोगों को? सीरीज में समझ में आ गया, पैरेलल में समझ में आ गया। देखेगा जो तुम्हारा पूरा प्रीवियस 2017 का नीट में यही सवाल था कि एक स्प्रिंग है, जल्दी जल्दी बता दोगे। एक स्प्रिंग है, 3 भागों में काटा गया, लेंथ का रेशियो कितना? 1 to 3 है। हाँ पैरेलल में क्या रहेगा? तो डाटली एक सेम रहेगा, टेंशन डिफरेंट होगा। पैरेलल में एक सेम और टेंशन देखो इधर, पैरेलल में देखो इधर
खींचोगे तो सब में एक अलग अलग होगा, सेम होगा? तो एक सेम होगा सब में, और तो टी क्या होगा? तो डिफरेंट होगा, क्योंकि K1 K2 सबका अलग अलग है। पैरेलल का ये डायग्राम ऐसे भी बना लेते हैं, देखे इधर पैरेलल, या तो ऐसा फोटो दिखाओ या ऐसे भी कहते हैं। बाकी ये जो ये स्प्रिंग वाला केस बहुत ही, 50 डायग्राम बनाऊंगा स्प्रिंग वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि तो बच्चे को पता है कि जो स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम होता है क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी पैरेलल डायग्राम ही है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है तो इसकी स्टोरी और भी आएगी एक बारी। बाकी यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे भी मिलता है हमें। यहाँ पे क्यों मिलता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे हैं, और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसकी एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, इसलिए यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है। तो K पैरेलल में K1 + K2 + K3 ऐसा कर लेंगे आप, दोनों पैरेलल डायग्राम है। तो यहाँ पे सवाल ये था, नीट 2017 में यही सवाल पूछा गया था, देखिए इधर, कि पहले एक एक्चुअल स्प्रिंग का 3 भागों में काट दिया, 3 भागों में क्या कर दिया? काट दिया। क्लियर? तो सबको पता हो गया K1 K2 कितना आ जाएगा? 6K 3K 2K, इतना पता हो गया। अब सवाल ये था कि इन तीनों को फिर से सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, उनका K इक्विवेलेंट का रेशियो निकालें। सबको पैरेलल में जोड़ दिया, सबको सीरीज में जोड़ दिया, K इक्विवेलेंट का रेशियो निकालो। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पैरेलल में सीरीज का, या पैरेलल में वो कटे हुए पार्ट को लेकर के फिर से किस में जोड़ दिया? पैरेलल में, और फिर से किस में जोड़ दिया? तो उन जो K इक्विवेलेंट बनेगा उन दोनों केस में उनका रेशियो निकाले। ओके, वेरी गुड, 11/1 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? जिनको नहीं समझ में आया हाथ उठा देंगे, हमें समझ नहीं आया। जिनको नहीं समझ में आया बोल देगा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग टॉपिक है। ये 6K हो गया, 3K हो गया, ये कितना हो गया? 2K हो गया। सीरीज में तो बता ही दिया कि वो जोड़ दोगे तो उतना ही आ जाएगा, K ही आ जाएगा। अब पैरेलल में कौन बताया कैसे निकाला? जोड़ देंगे, 6 3 2, 6 3 9, 2 11, K मार देंगे, 11:1 आ जाएगा। नीट 2017 के एग्जाम में तुम्हें याद करवा दिया कि कब आया है, कैसा सोल्यूशन है। बाकी जो कटिंग ऑफ स्प्रिंग का हेडिंग डाल दिया गया, किसी को कन्फ्यूजन है जनरल नॉलेज के लिए घर पे जाकर किसी को प्रैक्टिस करा दोगे। 4 भागों में काट दिया, 5 भागों में काट दिया। जब हमने जो नीट 2017 में जब आया था उस समय भी ये क्वेश्चन पहले करवाया गया था कि 1 2 3, फिर से भी करवा रहा हूँ कि 3 तक पूछ दिया। पहले 2 के लिए पूछा था, किसके लिए पूछा था? 1:2 रेशियो वाला पहले पूछा हुआ, 1 2 3 वाला पूछ लिया। समझ नहीं आई बात? मे भी नेक्स्ट ईयर है, कभी इन फ्यूचर तो 4 रेशियो में काट दिया, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में जोड़ के लिख लो घर पे जाकर होमवर्क के रूप में। सीरीज में तो उतना ही आ जाएगा, रेशियो इस रेशियो में काट दिया, 1 2 3 4 रेशियो में काट दिया, 1 2 3 4 रेशियो। बातचीत ना करें, 1 2 3 4 रेशियो में काट दिया। तो पहले K1 K2 K3 K4 निकाल लोगे, K1 K2 K3 K4 निकाल लोगे, 5K 10K 5K, और फिर क्या कर लोगे? सीरीज में तो तुमने उतना ही आ जाएगा, पैरेलल में सबको जोड़ दोगे। तो K पैरेलल K सीरीज होमवर्क के रूप में निकालोगे, K पैरेलल K सीरीज। ये दिवाली का क्या है? तो गिफ्ट है तुम्हारे लिए, दिवाली का होमवर्क है। सीरीज एंड पैरेलल। दिवाली स्टार्ट हो गया, तुम्हें दिख रहा खुशबू आ रही है, हाँ? ये दिख नहीं रहा, खुशबू नहीं आ रही है। चले आगे मूव करेंगे। ये पैरेलल के सीरीज ऊपर देखेंगे। पैरेलल कटिंग ऑफ स्प्रिंग में किसी को दिक्कत बता देगा तो आगे मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आ रहे हैं हम लोग। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, क्या बताया? ये स्प्रिंग है। पहले तो ये बोला जा रहा है कि 2 स्प्रिंग हैं। ये दिखेगा इधर, एफ एंड एक्स का ग्राफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो स्प्रिंग को खींच रहे हैं, ऊपर देगा। ये स्प्रिंग को खींचेंगे, इधर की तरफ खींच रहे हैं। स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। खींच दिया तो स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो जा खींचा किसकी तरफ? आई कैप में खींचा। खींचा किधर है? तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा?
तो करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग फोर्स नोट कर लोगे। इलोंगेशन कंप्रेशन का अगेंस्ट लगता है, और यही हमारे लिए मेन फार्मूला है। 3-4 बातें इस पे नोट कर लोगे। ये कॉमन सा तो हर एक लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हर एक के पास मास्क तो होगा ही, मास्क में भी इलास्टिक लगा हुआ। मेरे में है, आपके में नहीं है सर। ये मास्क में इलास्टिक लगा हुआ ना, आपके में नहीं है। ये खींचेंगे तो क्या हो गया, ये खींच रहे हैं बाहर की तरफ, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अपने ओरिजिनल लेंथ को क्या करना चाह रहे हैं। अरे स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ना अपने वापस से लौटने के लिए, करके देगा, हर एक लोग कर लेगा। एक बार एक्सपीरियंस कर लेगा कि खींच रहे हैं बाहर की तरफ तो क्या लग रहा है ये, एक बार खींच करके देख लेगा। ऐसा खींच रहे हो, खींच करके छोड़ के देखो कहाँ जा रहा है वो, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ गया नहीं गया। इलोंगेशन हर एक के पास होगा ही, एक बार एक्सपीरियंस कर ले जो नहीं कर पाया। मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखोगे, ये स्प्रिंग फोर्स तो खींचेंगे इधर, खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। खींचेंगे तो कहाँ लगेगा, इलोंगेशन के अगेंस्ट। इलोंगेशन आई कैप में है तो स्प्रिंग फोर्स किधर है, क्लियर है ये। तो अगर इतना ही पूछ दिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स के बीच का एंगल बता दो। डिस्प्लेसमेंट एंड लेकर स्प्रिंग फोर्स के बीच का एंगल, क्लियर बात हो गई होगी, 180 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, निगेटिव आएगा। 180 पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता था हमारा, और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बन गए, क्लियर बात हो गई। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, पहला केस खींच करके देख लिया, सबको खिंचवा दिया। मास्क खींचोगे तो कहाँ आप अपने आप को लाना चाहता हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा अपोजिट है, अपने ओरिजिनल लेंथ को क्या करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं कि नेचुरल लेंथ से तुमने डिस्टोर्ट किया, डिफॉर्म किया, और अपने एक्चुअल लेंथ को फिर से रिफॉर्म कर लिया। तो रिफॉर्म करने के लिए जो वहाँ पे फोर्स लगा, उसे फोर्स को क्या नाम देते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, समझ आई बात नहीं, उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, हिंदी में उसे, हाँ जी, रेस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बदलापुर, बदला फोर्स, बदला लेने वाली फोर्स। समझ आई बात नहीं आई, बदला फोर्स रेस्टोर करता है अपने आप को। क्लियर हो गया। अब देखेगा आगे केस देगा, यहाँ पे जो है बर्कन के बारे में जिसको समझ में आया तो बता देगा। यहाँ बर्कन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, एफ डी कॉस थीटा 180 पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बर्कन निगेटिव आएगा। सुन लिया। अब सुनो दूसरा केस, दूसरा केस कौन बताएगा क्या होगा, खींच करके छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव बर्कन कर रहा था, छोड़ दिया था, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ। तो वहाँ बर्कन प्लस होगा या माइनस होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स पहले जब खींच रहे थे तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा था, जो डिस्प्लेसमेंट आई कैप में, और जो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा था, अरे खींच रहे थे तो बोल रहा था मुझे मत खींचो ना, बोल तो रहा था मुझे मत खींचो, तुम्हें जबरदस्ती खींच रहे थे। दोनों के बीच का एंगल कितना था, अब तुम वो मान लियो उसकी बात को नहीं खींचूंगा, तुमने अचानक छोड़ दिया, रिस्टोरिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या कर दिया, अचानक छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो अब कहाँ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, वो अपने आप को रिस्टोर कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, तो फोर्स भी उधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है। तो उस केस में वर्कन क्या होगा, मजा आया, देखा इधर पहले निगेटिव और छोड़ दिया तो देखो इधर फिर से देखो ना, पहले निगेटिव फिर क्या दिखा इसमें तुम्हें, बोले एक साइकिल हो गया। तो इधर पहले निगेटिव था, बाद में पॉजिटिव था, नेट साइकिल में कितना हो गया। तो यही तो प्रॉपर्टी थी किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्कन एक साइकिल में कितना हो जाएगा, एक राउंड ट्रिप में वेरीफाई हो गया। अब कब पॉजिटिव होता, कब निगेटिव होता, कब जीरो हो गया पता चल गया, कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो हो गया पता चल गया।
जब खींचते हैं तो नेगेटिव, जब खींच के छोड़ देते हैं तो, और एक साइकिल खींचने और छोड़ने का तो डायरेक्ट जीरो। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जीरो होता है या सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्लियर बात हो गई। अब खींचने का मज़ा ले लिया, अब क्या करें, दबाने का मज़ा लें। तो दबाएंगे तो क्या होगा, अरे देखो इधर, इसे क्या करें तो पुश कर रहे हैं, पुश करें तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, ऐसा स्प्रिंग छोटा हो गया। देखो दबा रहे हो तो क्या करना चाहेगा, स्प्रिंग को तुम दबा रहे हो, बोले मैं नहीं दबूंगा, वो अपोज करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप में, जबकि स्प्रिंग किधर लगा रहा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल फिर से कितना, तो वर्क फिर से माइनस में आएगा। अब दबा करके छोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप में और फोर्स भी, तो वहाँ पे वर्क कितना, समझ आ गया। और दबाने और छोड़ने के एक साइकिल, वर्क जीरो। तो वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। और बताओगे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग एंड नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है, बाकी एफ इक्वल टू के एक्स ऐसा डायग्राम खींच दिया। ये ऐसे को डायरेक्शन लेके खींचोगे तो कितना कैसा डायग्राम आएगा, ऐसा भी दिखा सकते हो। एसएचएम में तो हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे, एसएचएम में हम लोग ऐसा दिखाएंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। कुछ समझ नहीं आया, एफ इक्वल टू के एक्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, दो एनालॉजी होती है। एक तो ये होता है कि एफ इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस के एक्स, वेक्टर फॉर्म में। क्या करें, ये दूसरा क्या पढ़ते हैं, ध्यान देखोगे, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितना पढ़ते हैं हम लोग, के एक्स, और डायरेक्शन बताते हैं इलोंगेशन या कंप्रेशन का अगेंस्ट। या तो सिर्फ इसमें सब कुछ लिख दो, या तो ऐसे इक्वेशन लिखो स्प्रिंग फोर्स के लिए, या दूसरा क्या पढ़ते हैं, ए फिजिकल टू के एक्स मैग्नीट्यूड लिखा और डायरेक्शन अलग से याद रखते हैं। डायरेक्शन किधर, इलोंगेशन या कंप्रेशन के, दोनों से काम कर सकते हो। हम लोग इसको फॉलो करेंगे। स्प्रिंग फोर्स कितना लिखेंगे और डायरेक्शन, समझ नहीं आई बात। ऊपर वाले से भी काम कर सकते हैं, फिजिकल टू माइनस के एक्स, बट हम लोग इस कन्वेंशन में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे फिजिक्स में ये पढ़ाऊंगा कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के एक्स, और किधर होता है डायरेक्शन, इलोंगेशन या कंप्रेशन का अगेंस्ट। हमने और अलग से समझा दिया कि जब खींचेंगे तो फोर्स माइनस आई कैप में, खींच करके छोड़ देंगे तो माइनस आई कैप में फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। दबाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप में, फोर्स आई कैप में। जब दबा करके छोड़ देंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों आई कैप में। तो अलग से तुमने देख लिया। ये वाला ऐसे जो दिखाने का, ये जो है तो बेसिकली ये है क्या, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स ही ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स कंडीशन में क्या करता है, तो एसएचएम करता है। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स कंडीशन स्पेशली आ जाएगा तो क्या करता होगा, तो एफ एंड एक्स ग्राफ, तो ये एग्जैक्ट जो है दोनों ग्राफ दिया रहेगा एफ एंड एक्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए। तो जो ट्रू ग्राफ होगा तो ये होगा, राइट वाला ही होगा। बट कुछ केसेस में तो हम लोग लेफ्ट वाला ग्राफ को भी यूटिलाइज करते हैं, जहाँ पे अभी दिखाने जा रहा हूँ कि एफ एंड एक्स का स्लोप क्या आ जाएगा, एफ एंड एक्स ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाएगा, एफ एंड एक्स का ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा। हाँ है नहीं, तो सवाल दिया रहता है कि एफ एंड एक्स का ग्राफ ऐसे दिए रहते हैं। हाँ निगेटिव पॉजिटिव जो है तो डायरेक्शन को दिखाता है। निगेटिव पॉजिटिव फिजिक्स में किसको दिखाता है, कुछ जगहों पे देखोगे इधर तुम सुनोगे, ये ज्ञान हो गया हर एक को कि स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन या कंप्रेशन के अगेंस्ट लगता है। क्या लगता है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं रह गया, स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन या कंप्रेशन के अगेंस्ट लगता है। ए फिजिकल टू के एक्स साथ में इलोंगेशन या कंप्रेशन के अगेंस्ट लगता है। ठीक, अगर वो बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट एक साथ ही लिखना चाहता हूँ, एक साथ में ऐसा लिख देते और ग्राफ ऐसा बनता है। ये पूरी स्टोरी कहाँ पर मिलेगी, एसएचएम में मिलेगी। एफ एक्स ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और एफ एक्स ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, वो के की वैल्यू निकलेगी। समझ में तो नहीं है, ये जो ग्राफ ऐसा आ रहा है ना, यही निगेटिव को इंडिकेट कर रहा है।
निगेटिव को इंडिकेट करने के लिए ग्राफ ऐसा बनाया गया। बाकी के है क्या, तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो के तो होना तो पॉजिटिव में ही है। के स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, कुछ भी प्लस में ही वैल्यू होगी, के की वैल्यू निगेटिव में नहीं होगी, वो प्लस में ही आएगी। समझ आई बात नहीं, वो प्रॉपर्टी है। हम लोग यहाँ पे जब शो कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कुछ जगहों पे ये दो ग्राफ बनाया रहेगा कि एफ एंड एक्स का ग्राफ ए एंड बी दो स्प्रिंग के लिए है, तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा स्प्रिंग बड़ा है, दोनों में तो किस स्प्रिंग की लंबाई बड़ी है, कौन सा स्प्रिंग की लंबाई बड़ी है। तो यहाँ से बोले हम एफ एक्स ग्राफ का स्लोप से क्या निकलता है, के निकलता है, तो इसका स्लोप ज़्यादा मतलब इसका के ज़्यादा है, बी वाले की लंबाई तो इसका के ज़्यादा मतलब लंबाई क्या हमारा छोटी तो कम है, तो ए की लंबाई कम है और बी की लंबाई, तो ऐसा डिसीजन कर लोगे। एफ इजिकल टू के एक्स स्प्रिंग फोर्स, के एक्स डायरेक्शन है इलोंगेशन कंप्रेशन के अगेंस्ट। एक्चुअल ग्राफ तो यही होता है, बट माइनस साइन बताते हैं क्या, तो इसको दिखाता है। बाकी मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा बना सकते हैं आप। और दो स्प्रिंग के लिए जब बात करना होगा, किसके लिए, दो स्प्रिंग के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ, एफ एक्स ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाता, के निकल जाता। तो ए का वहाँ पे के क्या हमारा, ए का स्लोप ज़्यादा, के ज़्यादा, के ज़्यादा तो लेंथ। तो सवाल पूछ रहे थे कि किसका लंबाई ज़्यादा किसका कम है, तो डिसाइड कर लोगे तुम, हाँ या नहीं, डिसाइड कर लो। ऊपर देगा दूसरा सवाल ही पूछ रहा था, ऊपर देगा एफ एंड एक्स का ग्राफ है, एफ एंड एक्स का ग्राफ है, एफ एंड एक्स का ग्राफ है, एफ एंड एक्स का ग्राफ है। अभी एफ एंड एक्स का ग्राफ ऐसा है, सवाल क्या देखता है, देखेगा। अब बोला कि उस स्प्रिंग को क्या करोगे, स्प्रिंग को काट दिया, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये ऊपर जाएगा, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मतलब ऐसा हो जाएगा, हर एक किताब में दिया हुआ। एलिवेट हो जाएगा। बोले एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के लिए एफ एंड एक्स ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। अब बोलो वो स्प्रिंग को तुमने काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, तो काट दिया तो उस स्प्रिंग का के क्या हो जाएगा, के बढ़ जाएगा। तो अब ग्राफ एफ एंड एक्स में कैसा होगा, एलिवेटेड, जो काट दिया स्प्रिंग को तो कैसा हो जाएगा, तो के बड़ा करोगे, तो के बड़ा करने के लिए ऐसा करोगे, तुम स्लोप बढ़ाओगे, स्लोप बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ इधर जाएगा, एफ की तरफ जाएगा या इधर जाएगा, एफ की तरफ। तो यही चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हर एक किताब में सवाल है। ये ग्राफ है एफ की तरफ जाएगा, एफ एक्सिस की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, हर एक किताब में सवाल छपा हुआ। एफ एंड एक्स का ग्राफ पहले जो स्प्रिंग का ओरिजिनल ऐसा है, और इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, काट दिया जाएगा। तो काट दिया तो स्प्रिंग की लंबाई छोटी हो गई, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब के की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो, तो फोर्स वाला एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर कट कर देंगे तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन तो पूछ लेगा, तो आगे मूव करते हैं हम लोग। बाकी एफ एंड एक्स वेरिएबल फोर्स था, वर्क डन निकालने के लिए प्लस माइनस देख लिया तुमने, वेरिएबल फोर्स में एफ डी एक्स करेंगे, और इलोंगेशन करने के लिए तो देख लिया कितना एंगल 180, तो माइनस एफ डी एक्स कर लोगे 180 डिग्री पे, इंटीग्रेट कर लो के एक्स डी एक्स, 0 to x तक इलोंगेशन के लिए वर्क डन की वैल्यू, 0 to x इलोंगेशन के लिए, और जो डेल्टा यू होता है तो माइनस डब्ल्यू सी। बताते हैं कि जब फोर्स होगा तभी तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। स्प्रिंग फोर्स कब जन्म लेता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन पर जन्म लेगा, जब उसके नेचुरल लेंथ से डिविएशन डाइवर्ट करोगे तभी उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आएगा, और जब स्प्रिंग फोर्स आएगा तभी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो मैं बोलना यहाँ से चाहता हूँ कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता तो उसको रेफरेंस मानते हैं, और वहाँ बोलते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो इलोंगेशन एक्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, अगर रेफरेंस ले लें, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट यू इनिशियल रेफरेंस मान लिया, नेचुरल लेंथ को क्या ले लिया हमने, रेफरेंस, नेचुरल लेंथ को क्या ले लिया,
तो यू की वैल्यू कितनी होगी हमारी, के एक्स स्क्वायर बाई टू। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो एनर्जी कितनी हो गई, के एक्स स्क्वायर बाई टू। ध्यान सुनोगे एक स्टेटमेंट, वर्क डन बाई स्प्रिंग निगेटिव भी होता, पॉजिटिव भी होता, जीरो भी होता। गुड। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सर नेगेटिव रेफरेंस पे जीरो होगा, नेचुरल लेंथ में क्या होगा, जीरो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और बाकी हर एक केस में इलोंगेशन हो, कंप्रेशन हो, इलोंगेट करके छोड़ दें या कंप्रेस करके छोड़ दें, हर एक केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोरेज पॉजिटिव होती है। समझ आई बात नहीं आई। और इस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, या तो नेचुरल में लेंथ पे रहेगा तो क्या होगा, जीरो होगा, इलोंगेशन हो, कंप्रेशन हो, इलोंगेट करके छोड़ दें, कंप्रेस करके छोड़ दें, हर एक केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पॉजिटिव होगी। अरे स्टोर होता ना, ये क्या होता है, ये स्टोरेज होता था, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। बर्कटन में क्या हो, पॉजिटिव निगेटिव है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी परमानेंटली क्या होगा, किसी भी स्टेज में क्या होता है। समझ आई बात नहीं आई, तो आप इंश्योर करोगे कि तुम आगे से तो ऐसे यूज कर दो, बाकी देख लोगे। हाँ जी सर अगर वर्क डन हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पॉजिटिव होगा। यहाँ पे यूटिलाइज करोगे फाइनल माइनस इनिशियल कन्वेंशन अप्लाई करो, इतना ही आ जाएगा। समझ आई बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी केस में इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, पहला तुम्हें ये क्या था कि खींचा था तो किसी स्टेज पे इलोंगेशन था, जब छोड़ा तो भी किसी स्टेज पे क्या था, इलोंगेशन था, तो के एक्स स्क्वायर टू, और दबाया तो कंप्रेशन है, और दबा करके छोड़ा तब भी कंप्रेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अरे साहब इतना ही आसान काम है कि जो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से है, हम लोग जो काम करते हैं वही स्टोर हो जाता है, हम जो काम करेंगे वही क्या हो जाएगा। तो खींचने में भी काम करना पड़ता है, या दबाने में भी क्या करना पड़ता है, तो उसके अंदर क्या स्टोरेज होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होगी। और वो कितने किस में लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में परमानेंटली लेते हैं। मैथमेटिकली भी सामने दिख रहा है कि इनिशियल रेफरेंस पे जीरो मान लेंगे तो फाइनल कितनी आ जाएगी, किसी भी केस में तो पॉजिटिव ही आएगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो आइदर बर्कटन के लिए या पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऊपर देख लेगा। और याद होगा पिछली क्लास में हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम स्क्वायर बाई टू या पी बाई टू या पी स्क्वायर बाई टू एम। वैसे यहाँ पे भी एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो यू इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, एफ इक्वल टू के एक्स यूटिलाइज कर लें, तो के एक्स इंटू एक्स लिख लो, के एक्स की जगह कितना डाल दूँ, तो एफ एक्स बाई टू आ जाएगा, यू के एक्स स्क्वायर टू यू एफ एक्स बाई टू, या एक्स की जगह पे कितना कर लें यहाँ से, एफ बाई के, एफ स्क्वायर बाई टू के। पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर टू एफ एक्स बाई टू या एफ स्क्वायर बाई टू के। किसी को कन्फ्यूजन है तीन एक्सप्रेशन में, याद होगा कि जैसे हमने बताया था कि एम बी स्क्वायर बाई टू कब यूज करते हैं, मास एम और स्पीड भी दिया रहेगा तब। वैसे ऊपर वाला कब यूज करेंगे, जब के एंड एक्स दिया रहेगा तो ऊपर वाला यूज करेंगे, एफ और एक्स दिया रहेगा तो एफ एक्स बाई टू, जब एफ एंड के दिया रहेगा तो बाकी वो सारे रिलेशंस। अगर बोले फोर्स कांस्टेंट हमारा यू इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टू, दो डिफरेंट इलोंगेशन के लिए, तो u2 बाई u1 की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, एक बार x1 से खींचा एक बार x2 से खींचा, तो u2 बाई u1 कितना हो जाएगा, x2 बाई x1 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो u एंड x का ग्राफ हर एक किताब में दिया हुआ, u एंड x का ग्राफ, u एंड x का ग्राफ
तो ये क्या था, पैराबोलिक है। यू एंड एक्स में क्या होगा, पैराबोला। चूंकि पैराबोला बनता है ग्राफ, इसलिए इसको देखो इधर, यू एंड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये पैराबोला बनता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, देख लो, यही इसी को उठा करके ऐसा कर देते हैं, इसी को उठा करके ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ आई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई बात। इसी ग्राफ को याद रखने के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी को या तो ABCD याद रखते हैं तो P से रिप्रेजेंट करें, या क्या करते हैं हम लोग, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू एंड एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया लोगों को। कुछ किताबों में सवाल है, यहाँ पे मिलेगा, इससे में मिलेगा, इस पोजीशन पे तीन एनर्जी इतनी है तो K निकालो, कर लोगे तुम काम। ये दिया रहा है कि एक्स इतना 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे एनर्जी 20 जूल है, 20 जूल, और ये कितना इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर। K की वैल्यू बता, जल्दी बता देगा। ग्राफ बना रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, K की वैल्यू बता दो, स्प्रिंग का वैल्यू बता दें। तो U इक्वल टू KX टू 10 सेंटीमीटर में कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखोगे यहाँ पे, तो 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर है, कितना हमारा, तो K की वैल्यू निकल के आ जाएगा तुम्हारा कितना, 400 आ रहा है या 4000 है। U दिया हुआ है कितना जूल, 20 जूल, K/2 0.1 गुने 0.1, 10 10 4000 आ जाएगा। वैल्यू निकाल लोगे ना तुम, न्यूटन पर मीटर। पोटेंशियल एनर्जी KX/2 का डायग्राम बना दिया गया, कब इस्तेमाल करेंगे वो बता दिया गया। यू एंड एक्स का ग्राफ पैराबोलिक होगा, ग्राफ में तो कुछ वैल्यू दिया, इंडिकेटर डायग्राम पे तो निकाल लो। दूसरा कौन सा था हमारा, Fx/2, तो ये वाला सवाल क्या होता है, U इक्वल टू, अगर बर्गडन के लिए पूछेंगे तो माइनस लगा के काम कर लोगे, अगर इसी को बर्गडन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -Fx/2। दोनों के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। तो इसके लिए अगर बोल दिया, क्या बताएं आप, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का रिलेशन कैसा होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यू एंड एक्स का ग्राफ दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, कर लोगे तुम काम। दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन सेम है, तो यू एंड एक्स का ग्राफ, यू एंड एफ का ग्राफ, तो यू इज प्रोपोर्शनल टू एफ फॉर एक्स कांस्टेंट। एक्स अगर कांस्टेंट तो ऐसे बता दिया कि 3 वेरिएबल्स में, तो अगर एक्स कांस्टेंट तो ऐसे यूज कर लोगे। तीसरा वाला पे तो तुम्हें 2015 में सवाल पूछा हुआ, बर्गडन पे पूछा हुआ, जो तीसरा वाला क्या रिलेशन, जल्दी बताएगा, तीसरा वाला क्या रिलेशन है, F²/2 के या W, दो 2015 में तुम्हारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। कांस्टेंट डिफॉर्मेशन के लिए U विल बी प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा। यहाँ देख लेगा, अगर F कांस्टेंट है, ध्यान दो क्या स्टोरी लिखा रहता है, 2 स्प्रिंग है, दोनों को सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, ए और बी दोनों को क्या खींचा जा रहा है, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालो। दोनों को सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, बर्गडन का रेशियो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। 2 स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है, दोनों कितने फोर्स से, तो यू किसका प्रोपोर्शनलिटी हो गया, समझ आ गई बात है। W किसका प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, तो 2 स्प्रिंग के लिए W U1/U2 K2/K1। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। अगर इसी केस में U1 एंड U2 का रेशियो पूछा जाता, U1 एंड U2 का रेशियो पूछा जाता, अगर एक सेम होता तो पहला वाला लगाते, U इक्वल टू KX/2 में x अगर सेम होगा तो K1/K2 आ जाएगा, जबकि क्या सेम होगा, F सेम होगा तो क्या जाएगा, K2/K1 हो जाएगा। तो यही 2 स्टेटमेंट बनाया हुआ था 2015 का नीट के एग्जाम में, ये 2 स्टेटमेंट बनाए हुए थे कि स्प्रिंग को तो एक बार सेम फोर्स से खींचा गया 2 स्प्रिंग को, और एक बार दोनों में इलोंगेशन सेम है, तो कौन सा फीचर, तो फॉलोइंग इज ट्रू। तो जब सेम इलोंगेशन रहेगा तो बर्गडन या जो एनर्जी स्टोर होगी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा, और जबकि सेम फोर्स रहेगा तो बर्गडन या पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसी को दिक्कत है बता देगा। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।